नमस्कार। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो सामने पॉइंट दिख रहा है। इतना सारा पॉइंट पढ़ना है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 10 पॉइंट और उसको अच्छे से हमने पढ़ा था, डील किया था। उसमें यदि कोई तरह की बातें हों, दिक्कत हो, पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। उसमें एक पॉइंट छूट गया था, वही गोलीय दर्पण के अंग। उसमें लास्ट पॉइंट नहीं कर पाए थे, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले गोलीय दर्पण जानते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह रजित और दूसरा सतह परावर्तक होता है। इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण नाम से स्पष्ट है, उसका सरफेस कैसा होगा? गोल होगा, ठीक है। अच्छा, गोलीय दर्पण का अंग हमको जानना है। एक मिनट बहुत फटाफट कर लेते हैं। गोलीय दर्पण के अंग, तो ये हमारा दर्पण बन गया, ठीक। और ये हमारा क्या होता है बताओ भाई? कोई गोलीय दर्पण, यहाँ पर हम अवतल उत्तल कोई भी डाल सकते हैं। और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण जिसका बाहरी भाग स्थित है। और ये हमारा होता है ध्रुव। और इसको यदि हम F कह लें तो इसके एकदम बराबर दूरी पर ये हमारा C हो जाएगा। यदि कोई किरण जो है, प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आता है तो परावर्तन के बाद ये F से होकर के गुजर जाता है, पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद को समझते हैं कि इसके कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले इसका नाम, ये क्या है? ध्रुव। ध्रुव का परिभाषा क्या होता है? बहुत अच्छे से कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। अच्छा, उसके बाद मुख्य फोकस किसको कहते हैं? मुख्य फोकस का परिभाषा क्या है? तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए गोलीय दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या आते हुए प्रतीत होती है, जिस बिंदु से गुजरती है या आते हुए प्रतीत होती है ना? हाँ, आते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। आते हुए प्रतीत होते हैं, ये शब्द किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। तो ये इसलिए इसको मुख्य फोकस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये C वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण ये है ना, ये भाग, ये वाला। तो गोलीय दर्पण का ये भाग, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है फोकस दूरी। फोकस दूरी इसी में है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव, या यूँ कहें ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, फोकस दूरी का सिंबल क्या होता है? छोटी f से हम जनरली डिनोट करते हैं, बाकी मन अपना अपना है। छोटी f से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? सूचित करते हैं, ठीक है, सूचित करते हैं। तो ये हमारा आता है बड़ी आर, वक्रता त्रिज्या। तो इसको हम बड़ी आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, बड़ी आर से डिनोट करते हैं। तो अब यह हमारा हो गया ये दर्पण और इसके अंग। तो अब हमारे पास दूसरा है किरण के परावर्तन का समझ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है किरण के परावर्तन का समझ, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी दर्पण होगा और उसमें प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे बनेगा देखते हैं। यदि हमारा ये कोई अवतल दर्पण है, ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है। अच्छा, प्रधान अक्ष किसको कहते हैं मालूम? वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक।
हाँ, तो हमको पढ़ना था किरण के परावर्तन का समझ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, इसमें बता दे रहा हूँ कि जब कोई प्रधान अक्ष के पैरेलल आते हुए किरण परावर्तित होती है, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए दर्पण से परावर्तित होगी तो वो कहाँ से गुजरेगी? एफ से। पहला रूल और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कि यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से आती है, मतलब यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, ऐसे। ठीक है, ये सीधा जाएगा ऐसे। ठीक, ऐसे आई, परावर्तित हो गए, ऐसे चले गए। और एक हमने कहा यदि प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आती है तो परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। ये दो ठो लाइन याद रहेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन? तो वही कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, किरण आरेख का समझ होगा, यही काम होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मोर यूजफुल तो है नहीं, अवतल दर्पण जनरली है। उत्तल सबका कंडीशन बताएंगे, वस्तु कहाँ रखें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके पहले भी क्लास में शायद हमने बताया है, पीछे के क्लास में। अच्छा, उसके बाद निर्देशांक चिन्ह परिपाटी नियम। ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी नियम क्या है? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी नियम ये हो गया, ये हो गया। अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी नियम बहुत आसान है। हम एक दर्पण बनाते हैं, मान लेते हैं ये दर्पण ही है, चाहे ये उत्तल हो या अवतल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है चिन्ह परिपाटी नियम क्या कहता है? चिन्ह परिपाटी नियम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आएगा तो फिजिक्स में, भौतिक में, अर्थात प्रकाश के परावर्तन में ऐसा रूल बनाया है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को निर्धारित करने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसके चिन्ह परिपाटी नियम कहते हैं। उसे चिन्ह परिपाटी नियम कहते हैं, अपना बनाने का स्टाइल है, चिन्ह परिपाटी नियम कहते हैं। इसके 5 नियम हैं। कितने नियम हैं? 5। याद रखो कौन कौन है, बताते हैं। पहला नियम, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से। पहला नियम, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से। पहला नियम। दूसरा है आपतित किरण के सापेक्ष मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, मतलब इसी की तरफ मापी गई दूरियां, आपतित किरण के सापेक्ष मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो तीसरा हो गया। चौथा, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक। पांचवा, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक। प्रधान अक्ष ये रहा, इसके ऊपर में धनात्मक और इसके नीचे ऋणात्मक। प्रधान किरण के सापेक्ष यदि दूरी मापेगा तो धनात्मक, किरण के विपरीत दूरी मापेगा तो ऋणात्मक। सभी दूरी कहाँ से मापना है? ध्रुव से। ठीक है, तो ये हमें लगता है बार बार, एक बार दो बार करेंगे तो रिपीट हो तो याद हो जाएगा, और बहुत आसान भी है। और इससे बहुत सारा, अच्छा, तो इससे हमको अब ये पता चलेगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव होगा चिन्ह परिपाटी नियम से। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल को अपसारी। ठीक है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत? ओके। उसके बाद दर्पण सूत्र आता है। तो दर्पण सूत्र हमारे पास, हमें मालूम है दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। अच्छा, ये तो दर्पण सूत्र होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन। ये तो दर्पण सूत्र है। ये भी क्या है? तो भी है प्रतिबिंब की दूरी। क्या? प्रतिबिंब की दूरी। u वस्तु की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। दर्पण सूत्र हो गया। अब होता है, अब आता है आवर्धन। आवर्धन का सिंबल क्या होता है? m।
क्या, m। तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सॉरी, हिंदी में बोलना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसका संकेत m होता है। अच्छा, अब आवर्धन के लिए 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आवर्धन का मान नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो हमको समझ में आना चाहिए कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है। क्योंकि हमें जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वो दर्पण के सामने होता है, प्रधान अक्ष के नीचे होता है। दर्पण के सामने, प्रधान अक्ष के नीचे, उल्टा वास्तविक। ये बात है। एम निगेटिव होगा तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने यदि प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक होगा, यदि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। ठीक है, ये बातें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आवर्धन हो गया। अब F और R के बीच में क्या संबंध है? F और R के बीच में, जहाँ F क्या है फोकस दूरी, R क्या है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच हमको संबंध बताना है। कैसे होगा? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमें मालूम है, याद रखना है, प्रूफ भी करेंगे। F बराबर 2 इंटू यानी R बराबर F/2 ऐसे लिख देते हैं, R बराबर 2F ऐसे। मतलब क्या होगा, कैसे जानेंगे? ये ऐसा ही होगा, इससे अलावा नहीं होगा। तो हमें मालूम है और प्रूफ भी होगा, ये टेंशन की बात नहीं है। क्या है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट ज़्यादातर फंस जाते हैं। होता नहीं कुछ इसमें बेकार की बातें। सिंपल सा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है दर्पण और प्रतिबिंब। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सेम साइज का जो है प्रतिबिंब बनता है? तो सबसे अच्छा है समतल दर्पण। समतल दर्पण में पहले हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तीन प्रकार का हम लोगों ने भी पढ़ा, समतल, उत्तल, अवतल। तो समतल दर्पण में प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है? समतल दर्पण में लेटरली रिवर्स प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है, पहला नियम। दूसरा, पहला गुण कह सकते हैं इसको। दूसरा है कि जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा है किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण इमेज समतल दर्पण में देखना है तो उसके हाइट का आधा दर्पण का हाइट होना चाहिए। यदि वस्तु को भी वेग से हम खिसकाते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब 2 भी वेग से खिसकेगा। यदि वस्तु का एंगल थीटा होगा मूवमेंट, तो प्रतिबिंब का 2 थीटा एंगल से मूवमेंट होगा। तो ये सारी बातें हैं समतल दर्पण के लिए, रिपीट करके सुन लें। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा दर्पण अवतल। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि अवतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा? तो हमें याद रखना है, बताएंगे कि जब वस्तु को फोकस, याद रखना है, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। फोकस कहाँ है, किसको कहते हैं फोकस? प्रधान अक्ष के पैरेलल आते हुए किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो वही मुख्य फोकस और ध्रुव, इसके बीच में यदि वस्तु रहेगा, किस में? अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। और ये ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा बनता ही है, फोकस का सबसे बड़ा अभी तक का। तो ये हो गया अवतल दर्पण की बात है। अवतल दर्पण का उपयोग बता दें तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग स्वरभट्टी में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कि हमको वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब का जरूरत होता है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं।
अब आता है उत्तल। उत्तल दर्पण का सबसे अच्छा है क्या कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। अब कहता है कि साइड मिरर मतलब पार्श्व दृश्य, तो अब तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टि विस्तार क्षेत्र, किसका? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार क्षेत्र अधिक होता है। दृष्टि विस्तार क्षेत्र किसको बोलेंगे? तो दृष्टि विस्तार क्षेत्र हमारा हो जाता है ये, जैसे देखो ये अवतल दर्पण बना है, इतना सा कहीं ये उत्तल दर्पण बना है। अवतल दर्पण है तो ये हमारा ऐसा बनेगा, उत्तल दर्पण है तो ये हमारा ऐसा बनेगा। कहने का मतलब क्या कि ये जो है इस एरिया तक को कवर करता है, ये इतना एरिया को कवर करता है और इसका एरिया जो है सिमट जाता है ना। काम तो समतल दर्पण से भी होगा, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हाईली यूज़फुल होता है। तो इसलिए हम कहेंगे दृष्टि विस्तार क्षेत्र, सब याद रखना है। दृष्टि विस्तार क्षेत्र उत्तल दर्पण का अधिक होने के कारण इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। उसके बाद आता है दर्पण और उसका उपयोग कर लिया मैंने, ये हो गया। अब आता है मुख्य सूत्र। मुख्य सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं मुख्य सूत्र। तो मुख्य सूत्र नहीं, इसमें 2 या 3 फॉर्मूला है, गिनती करके देखा जाता है। अच्छा एक बात कि आवर्धन का यूनिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर्धन हमारा इसके पहले हमने पढ़ा आवर्धन को m बराबर HI/HO लिखा रहा है। m बराबर हमने देखा HI/HO। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का यूनिट सेम होगा, इसलिए आवर्धन जो है का मात्रक नहीं होता है। ठीक, पहला बात। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 कैसे होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 कैसे होता है। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है, आवर्धन बराबर HI/HO। और इसके पहले हमने अभी जस्ट बताया कि आवर्धन इसमें समतल दर्पण में वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई सेम होता है, लेटरली रिवर्स होता है, पार्श्विक विपरीत होता है, मतलब दाएं का बाएं होगा और बाएं का दाएं होगा, ये ना। तो इसलिए अब हाइट तो सेम होता है। अच्छा, जब हाइट सेम होता है समतल दर्पण के लिए तो HI/HO सेम हो जाएगा, यानी कि 1/1 होगा या नहीं? हाँ, तो होगा नहीं, इसलिए तो इसका मतलब 1 होगा। इसका मतलब है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा, +1 यूनिट तो होगा नहीं। अब हमको इसमें आगे बढ़ना है कि F बराबर R/2 होता है तो कैसे, उसको हमको देखना है। ठीक है, तो उसको हमको देखना है, देखते हैं इसको। इसको मिटा देते हैं। हमको देखना है अवतल दर्पण में प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करें कि F बराबर R/2 हमें सिद्ध करना है, किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, और इसमें हमको F बराबर R/2 सिद्ध करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रधान अक्ष से पर पैरेलल आते हुए किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती है, फोकस से लौट गई। ये हमारा फोकस है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा अपोजिट, ये हमारा परावर्तित किरण, ये हमारा C हो गया। हाँ, AO आपतित किरण हो गया, MM' माना कि MM' एक अवतल दर्पण। इस बात को लिख लेना है, माना कि MM'